मंजिल विद अंसारी में आपका स्वागत है। डीएसएसबी, पीआरटी और दूसरी टीचिंग परीक्षाओं की तैयारी के लिए आज हम एक बहुत ही खास चर्चा करने वाले हैं। जी। हमारे पास शिक्षण अभिरुचि यानी टीचिंग एप्टीट्यूड के लगभग 100 सबसे जरूरी सवाल हैं। बिल्कुल। हम इन सवालों और उनके जवाबों को एक एक करके समझेंगे ताकि परीक्षा के लिए आपकी तैयारी मजबूत हो जाए। ये एक तरह का रैपिड फायर सेशन होगा। तो चलिए सीधे पहले सवाल से शुरू करते हैं। बिल्कुल। पहला सवाल है शैक्षिक विश्लेषण के पूर्व सक्रिय चरण के बारे में। हाँ, प्रश्न संख्या 1। शैक्षिक विश्लेषण के पूर्व सक्रिय चरण में कौन सी गतिविधियां शामिल हैं? इसका सही जवाब है अ। सीखने के परिणामों को बताना और छात्रों की प्रवेश क्षमता का पता लगाना। अच्छा। मतलब ये वो तैयारी है जो एक शिक्षक क्लास में पढ़ाने जाने से पहले करता है। ठीक है, यानी ये प्लानिंग वाला फेज हुआ। अब आते हैं पाठ योजना पर। प्रश्न संख्या 2। शिक्षक द्वारा विकसित पाठ योजना के बारे में क्या सही है? एक अच्छी पाठ योजना वो है जो छात्रों के हित और शिक्षक के दर्शन, मतलब उसकी जो टीचिंग फिलॉसफी है, दोनों को दर्शाती है। सही बात है। ये सिर्फ सिलेबस पूरा करने का टूल नहीं है, बल्कि शिक्षक और छात्र के जुड़ाव का एक नक्शा है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल एक दिलचस्प मुहावरे पर है। प्रश्न संख्या 3। तंग जहाज या टाइट शिप क्लासरूम किसे कहते हैं? ये उस क्लासरूम को कहते हैं जहाँ का माहौल बहुत ज्यादा व्यवस्थित और कह सकते हैं प्रतिबंधात्मक होता है। अच्छा। यहाँ शिक्षक का पूरा कंट्रोल होता है और छात्रों को बहुत कम आज़ादी मिलती है। सब कुछ नियमों के हिसाब से चलता है। समझ गया, मतलब एकदम मिलिट्री जैसा अनुशासन। अगला सवाल व्यवहार से जुड़ा है। प्रश्न संख्या 4। जब बच्चा सामान्य रूप से होने वाले व्यवहारों को प्रदर्शित करता है तो उसे क्या कहते हैं? इसे उत्सर्जित व्यवहार या एमिटेड बिहेवियर कहते हैं। ये वो व्यवहार है जो बच्चा स्वाभाविक रूप से करता है और जिसे बाद में बदला जा सकता है। ठीक है, और अगर क्लास का माहौल इसके ठीक उल्टा हो? प्रश्न संख्या 5। उस कक्षा के वातावरण को क्या कहेंगे जहां बुनियादी स्तर का अनुशासन तो है लेकिन शिक्षक उसे बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है? उसे शिथिल कक्षा वातावरण या डिसफंक्शनल क्लासरूम एनवायरनमेंट कहा जाएगा। यहाँ नियम तो हैं, पर उन्हें लागू कर पाना शिक्षक के लिए एक चुनौती है। मतलब व्यवस्था और अव्यवस्था के बीच की स्थिति। अब बात करते हैं खोजपूर्ण शिक्षा की। प्रश्न संख्या 6। छात्रों में खोजपूर्ण शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए पाठ योजना कैसी होनी चाहिए? इसके लिए जरूरी है कि पाठ योजना की सामग्री पर छात्रों की प्रतिक्रियाएं शामिल हों। मतलब पाठ योजना इतनी लचीली हो कि छात्रों के सवालों के हिसाब से उसे बदला जा सके। सही बात है। और इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल है। प्रश्न संख्या 7। शिक्षा शास्त्र, जिसे पेडागोजी भी कहते हैं, हमें क्या बताता है? शिक्षा शास्त्र हमें ये बताता है कि कैसे पढ़ाना है। अच्छा। यह सिर्फ क्या पढ़ाना है ये नहीं, बल्कि पढ़ाने की सही विधियों और रणनीतियों का विज्ञान है। बिल्कुल। तो कैसे पढ़ाना है, इसके लिए योजना भी जरूरी है। प्रश्न संख्या 8। एक बहुत विस्तृत और विशिष्ट योजना जिसमें सीखने के परिणाम और रणनीतियां शामिल हों, उसे क्या कहते हैं? उसे पाठ योजना या लेसन प्लान कहते हैं। ये किसी एक क्लास या टॉपिक के लिए बनाया गया एक डिटेल्ड एक्शन प्लान होता है। अब बच्चों के काम को क्लास में डिस्प्ले करने के बारे में एक सवाल। प्रश्न संख्या 9। बच्चे के कार्य को प्रदर्शित करते समय शिक्षक को क्या ध्यान रखना चाहिए? शिक्षक को रंगों के माध्यम से काम को आकर्षक बनाना चाहिए और एक अच्छा बैकग्राउंड इस्तेमाल करना चाहिए। इससे बच्चों का काम उभर कर आता है। ये बहुत जरूरी है, उन्हें प्रोत्साहन मिलता है। अब टेक्नोलॉजी पर आते हैं। प्रश्न संख्या 10। शिक्षण तकनीक के बारे में क्या सही है? शिक्षण तकनीक जो है वो सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाती है और रचनात्मकता को बढ़ावा देती है। एकदम सही। अगला सवाल ज्ञान के एक प्रकार के बारे में है। प्रश्न संख्या 11। किसी विशेष विषय के वर्गीकरण, सिद्धांत, मॉडल या संरचना का ज्ञान क्या कहलाता है? इसे वैचारिक ज्ञान या कंसेप्चुअल नॉलेज कहते हैं। ये सिर्फ तथ्यों को जानना नहीं है, बल्कि उनके बीच के संबंधों को समझना है। और यूनिट प्लान के बारे में अगला सवाल। प्रश्न संख्या 12। इकाई योजना यानी यूनिट प्लान के बारे में क्या सही नहीं है? ये कहना कि ये सब यूनिट्स के निर्माण की रूपरेखा और विस्तृत योजना दोनों है, ये पूरी तरह सही नहीं है। अच्छा। एक यूनिट प्लान में सीखने के परिणाम, रणनीतियां और मूल्यांकन तो होते हैं, लेकिन वो पाठ योजना जितना विस्तृत नहीं होता। ठीक है, मतलब ये एक बड़ी तस्वीर दिखाता है। अब फिर से पाठ योजना पर आते हैं। प्रश्न संख्या 13।
पाठ योजना बनाते समय शिक्षक को किस बात पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? सबसे ज्यादा ध्यान सीखने के उद्देश्यों को तैयार करने पर देना चाहिए। अगर उद्देश्य साफ होंगे तभी सही गतिविधियां चुनी जा सकती हैं। उद्देश्य ही तो नींव है। अगला सवाल व्यवहार संशोधन पर है। प्रश्न संख्या 14, कक्षा शिक्षण में व्यवहार संशोधन दृष्टिकोण की क्या प्रासंगिकता है? इसकी सबसे बड़ी प्रासंगिकता ये है कि सुदृढ़ीकरण के बिना सिर्फ दोहराने से सीखना नहीं होता। हाँ, मतलब सही व्यवहार पर शाबाशी देना गलत व्यवहार पर सजा देने से कहीं ज्यादा असरदार है। ये बात तो हर शिक्षक को याद रखनी चाहिए। अब एक टर्म पे सवाल है, प्रश्न संख्या 15, अनुप्रयोग कौशल या एप्लीकेशन स्किल्स शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका उपयोग लागू करना या इम्प्लीमेंट करने के लिए होता है। मतलब जो ज्ञान सीखा है उसे असल जिंदगी में इस्तेमाल कर पाना। बिल्कुल। अब एक लंबी अवधि की योजना पर सवाल। प्रश्न संख्या 16, एक विज्ञान शिक्षक को वार्षिक योजना बनाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? उसे शिक्षण, संशोधन, परीक्षण और हाँ, छुट्टियां, इन सभी बातों पर विचार करना चाहिए। एक अच्छी वार्षिक योजना में पूरे साल का कैलेंडर संतुलित होना चाहिए। प्लानिंग का मतलब ही यही है। और प्लान शब्द का क्या मतलब है? प्रश्न संख्या 17, प्लान को कैसे परिभाषित करेंगे? प्लान का मतलब है किसी भी गतिविधि के लिए एक संदर्भ या रूपरेखा प्रदान करना। और उस प्लान में लचीलापन क्यों जरूरी है? प्रश्न संख्या 18, हमें अपनी पाठ योजना में लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी क्यों रखनी चाहिए? ताकि जरूरत पड़ने पर उसमें समायोजन किया जा सके और पाठ्यक्रम भी समय पर पूरा हो। एक कठोर योजना क्लास की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती। सही कहा। अब एक और योजना के प्रकार पर सवाल। प्रश्न संख्या 19, दीर्घकालीन योजना या लॉन्ग टर्म प्लान का उदाहरण कौन सा है? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है वार्षिक योजना। ये पूरे एकेडमिक वर्ष के लिए बनाई जाती है। और अब ब्लूम की टैक्सोनॉमी से जुड़े कुछ सवाल आएंगे। प्रश्न संख्या 20, आवेदन उद्देश्य या एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है तर्क, परिकल्पना, व्याख्या और भविष्यवाणी जैसी क्षमताओं को विकसित करना। ठीक है। अब एक तथ्यात्मक सवाल। प्रश्न संख्या 21, संज्ञानात्मक डोमेन में कितनी श्रेणियां होती हैं? इसमें कुल 6 श्रेणियां होती हैं। ब्लूम ने 1956 में ये 6 स्तर बताए थे, जैसे लिखना या चित्र बनाना। और इसी से जुड़ा अगला सवाल। प्रश्न संख्या 30, अनुकरण, हेरफेर और सटीकता ये किस डोमेन से संबंधित हैं? ये तीनों मनोचालक क्षेत्र यानी साइकोमोटर डोमेन से संबंधित है। ये किसी भी शारीरिक कौशल को सीखने के अलग-अलग चरण हैं। स्पष्ट है। अब वापस संज्ञानात्मक डोमेन पर। प्रश्न संख्या 24, ज्ञान उद्देश्य या नॉलेज ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका उद्देश्य है छात्रों में याद करने और पहचानी गई जानकारी को फिर से बताने की क्षमता विकसित करना। ये सबसे पहला और बुनियादी स्तर है। और ज्ञान के बाद आता है समझ। प्रश्न संख्या 25, संज्ञानात्मक क्षेत्र में समझ या कॉम्प्रिहेंशन से आप क्या समझते हैं? समझ का मतलब है किसी तथ्य के अर्थ को जानना, उसकी व्याख्या करना और उसे अपने शब्दों में बता पाना। और यही ब्लूम का मकसद भी था। प्रश्न संख्या 26, डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम किस चीज को बढ़ावा देना चाहते थे? वे उच्च प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देना चाहते थे। उनका जोर रटने के बजाय समझने और विश्लेषण करने पर था। अब तीसरे डोमेन की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 27, भावात्मक क्षेत्र या अफेक्टिव डोमेन में क्या शामिल है? इसमें भावनाओं, दृष्टिकोणों, मूल्यों और रुचियों जैसे भावात्मक क्षेत्रों में वृद्धि शामिल है। ये सीखने के भावनात्मक पक्ष से जुड़ा है। ठीक है, दिल से सीखना। अब फिर से एप्लीकेशन पे एक सवाल। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयोग का उद्देश्य माना जाता है? जब छात्र सीखे हुए नियमों का प्रयोग करके कोई समस्या हल करता है तो वो अनुप्रयोग कर रहा होता है। बिल्कुल। अगला सवाल बहुत ही मौलिक है। प्रश्न संख्या 29, निम्न में से कौन सा प्रभावी शिक्षण का विज्ञान है? इसका जवाब है शिक्षा शास्त्र या पेडागॉजी। जैसा हमने पहले भी बात की, ये पढ़ाने की कला और विज्ञान दोनों है। अब एक प्रैक्टिकल क्लासरूम सिचुएशन पर सवाल। प्रश्न संख्या 30, एक शिक्षिका छात्रों से समाचार पढ़ने और फिर उन्हें वर्गीकरण करने के लिए कहती है। ये कौन सी शिक्षण गतिविधि है? ये सूचना प्रसंस्करण या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है। इसमें छात्र जानकारी को इकट्ठा करते हैं, उसे व्यवस्थित करते हैं और उससे मतलब निकालते हैं। और ये सीखने का एक बहुत प्रभावी तरीका है। अगला सवाल अध्यापन की एक सीमा के बारे में है। प्रश्न संख्या 31, अध्यापन के विषय में क्या सही नहीं है?
ये कहना सही नहीं है कि अध्यापन के परिणाम स्वरूप बच्चे अनिवार्य रूप से सीखते ही हैं। सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है। बिल्कुल, शिक्षक सिर्फ मार्गदर्शक हो सकता है, सीखना तो छात्र को ही पड़ता है। अब एक तथ्यात्मक सवाल, प्रश्न संख्या 32। जॉयस तथा मार्शल ने अध्यापन प्रतिरूपों को 4 वर्गों में बांटा। कौन सा वर्ग इसमें नहीं है? उन्होंने द्वैधाक या लिबरल वर्ग का उल्लेख नहीं किया था। उनके 4 वर्ग थे: अंतःप्रक्रिया, सूचना प्रक्रिया, वैयक्तिक और व्यवहार रूपांतरण। ये याद रखने वाली बात है। अगला सवाल ब्लूम के वर्गीकरण के क्रम के बारे में है। प्रश्न संख्या 33। दिए गए विकल्पों में से ब्लूम के वर्गीकरण का सही क्रम क्या है? सही क्रम है ज्ञान, फिर बोध, फिर अनुप्रयोग, उसके बाद विश्लेषण, फिर संश्लेषण और अंत में मूल्यांकन। अब एक और शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट के बारे में। प्रश्न संख्या 34। निम्नलिखित में से कौन सा हर्बर्ट के औपचारिक शिक्षण के पदों का भाग नहीं है? आकलन और मूल्यांकन ये हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली का हिस्सा नहीं है। ठीक है। अगला सवाल कौशल और डोमेन के संबंध पर है। प्रश्न संख्या 35। ब्लूम के अनुक्रम में कौशल किससे जुड़ा है? कौशल मुख्य रूप से मनोप्रेरणा या साइकोमोटर डोमेन से जुड़ा है, क्योंकि इसमें शारीरिक क्रियाएं शामिल होती हैं। अब एक बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न, प्रश्न संख्या 36। क्या निरंतर हाथ धोने से डायरिया रोगों की घटनाओं में कमी आती है? यह प्रश्न किस चरण से संबंधित है? यह प्रश्न संश्लेषण या समावेशन से संबंधित है। यहाँ छात्र अपने ज्ञान को एक व्यावहारिक स्थिति से जोड़कर एक परिकल्पना बना रहा है। ये उच्च स्तरीय सोच का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब अगला सवाल, प्रश्न संख्या 37। प्रभावी डोमेन में किस स्तर पर संक्षिप्तीकरण ज्ञान बनाया जाता है? प्रभावी डोमेन का संबंध भावनाओं से है, ज्ञान के संक्षिप्तीकरण से नहीं। इसलिए इसका उत्तर है उपर्युक्त में से किसी भी स्तर पर नहीं। ठीक है, यानी सवाल ही गलत डोमेन के बारे में। अब एक शिक्षक के व्यवहार पर सवाल, प्रश्न संख्या 38। सुश्री शैलजा जो अपने व्यवहार में थोड़ी सख्त हैं, ये कौन सा व्यवहार है? यह उन्मुक्त या ओरिएंटेड व्यवहार कहलाता है। इस तरह के वातावरण में शिक्षक नियमों का नेतृत्व करता है। अब एक उद्देश्य लेखन का उदाहरण, प्रश्न संख्या 39। इस इकाई के पूर्ण होने पर शिक्षार्थी कहानी की मुख्य घटनाओं का व्याकरण शुद्ध रूप में संक्षिप्त कर सकेंगे। यह कौन सा उद्देश्य है? यह संश्लेषण या सिंथेसिस का उद्देश्य है, क्योंकि इसमें छात्र अलग अलग घटनाओं को जोड़कर एक नई चीज बना रहा है। अगला सवाल उद्देश्य और लक्ष्य के अंतर पर है। प्रश्न संख्या 40। उद्देश्यों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ये कहना कि उद्देश्य व्यापक और सामान्य होते हैं सही नहीं है। उद्देश्य हमेशा विशिष्ट होते हैं, जबकि लक्ष्य व्यापक होते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। अगला सवाल कुछ क्रिया शब्दों के बारे में है। प्रश्न संख्या 41। परिवर्तन लाना, गणना करना, दिखाना, हल करना, ये पद किस वर्ग से संबंधित हैं? ये सभी अनुप्रयोग या एप्लीकेशन से संबंधित हैं। ये क्रियाएं दिखाती हैं कि छात्र अपने सीखे हुए ज्ञान का उपयोग कर रहा है। अब एक और कक्षा की स्थिति, प्रश्न संख्या 42। कक्षा 5 में वर्ग की परिभाषा पढ़ाने के बाद शिक्षक कुछ प्रश्न करता है। ये प्रश्न किस स्तर के थे? जब शिक्षक परिभाषा पूछता है तो वो ज्ञान का परीक्षण कर रहा है, और जब वो आकृतियों में से वर्ग पहचानने को कहता है तो वो ज्ञान के प्रयोग का परीक्षण कर रहा है। बहुत अच्छा विश्लेषण। अब शिक्षक की शैली पर एक सवाल, प्रश्न संख्या 43। श्रीमती कपूर जो बच्चों को स्नेह देती हैं और उनसे बातचीत करती हैं, उनकी शैली क्या है? उनकी शैली लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक है। इसमें शिक्षक एक मार्गदर्शक की तरह काम करता है, और ये आजकल सबसे पसंदीदा शैली मानी जाती है। अगला सवाल, प्रश्न संख्या 44। यदि एक विद्यार्थी एक सुव्यवस्थित निबंध लिख लेता है तो उसने किस स्तर को प्राप्त कर लिया है? उसने संश्लेषण स्तर को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि निबंध लिखने में वह विभिन्न विचारों और तथ्यों को एक नए और व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत कर रहा है। अब फिर से उद्देश्य और लक्ष्य पर प्रश्न संख्या 45। निम्न में से कौन सबसे व्यापक है, उद्देश्य या लक्ष्य? लक्ष्य हमेशा सबसे व्यापक होता है। शिक्षा का लक्ष्य एक अच्छा नागरिक बनाना हो सकता है, और उसके लिए कई छोटे छोटे उद्देश्य होते हैं। अब सीखने के उद्देश्यों के पदानुक्रम पर एक सवाल, प्रश्न संख्या 46। सीखने के उद्देश्यों के सर्वोच्च पायदान पर क्या है? संज्ञानात्मक उद्देश्यों में सर्वोच्च पायदान पर मूल्यांकन है। ये किसी विचार या काम के मूल्य पर निर्णय लेने की क्षमता है। अगला सवाल फिर से ब्लूम की टैक्सोनॉमी पर है।
प्रश्न संख्या 47। B.S. ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में निम्न में से कौन एक ज्ञान क्षेत्र नहीं है? प्रतिक्रियात्मक या रिस्पॉन्स कोई मुख्य ज्ञान क्षेत्र नहीं है। 3 मुख्य डोमेन है: संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। बिल्कुल। अब एक प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया के बारे में सवाल। प्रश्न संख्या 48। एक प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया का किससे न्यूनतम संबंध होना चाहिए? इसका न्यूनतम संबंध रटने से होना चाहिए। आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य समझ और चिंतन को विकसित करना है, रटाना नहीं। सही बात है। अगला सवाल शिक्षण अभिक्षमता के अर्थ पर है। प्रश्न संख्या 49। आम अर्थ में शिक्षण अभिक्षमता या टीचिंग एप्टीट्यूड का क्या मतलब है? इसका मतलब है पढ़ाने की तीव्र इच्छा, समर्पण और क्षमता। ये सभी इसमें शामिल हैं। और शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? प्रश्न संख्या 50। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की किस चीज का विकास करना है? शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। अब फिर से एक व्यावहारिक स्थिति। प्रश्न संख्या 51। एक विद्यार्थी अपने साथियों के साथ आक्रामक व्यवहार करता है, उसे किस क्षेत्र में मदद की जरूरत है? उसे भावात्मक क्षेत्र में मदद की जरूरत है, क्योंकि आक्रामकता एक भावना या संवेग है और उसे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखने की आवश्यकता है। ये बहुत ही व्यावहारिक बात है। अगला सवाल प्रश्न संख्या 52। एक शिक्षिका विद्यार्थियों को कुछ संख्याओं में से पूर्ण वर्ग संख्याओं पर गोला करने को कहती है। ये कौन सा उद्देश्य है? ये बोध या कॉम्प्रहेंशन का उद्देश्य है, क्योंकि इसमें छात्र दी गई जानकारी को समझकर उसका वर्गीकरण कर रहे हैं। और कौशल से जुड़ा उद्देश्य कैसा दिखता है? प्रश्न संख्या 53। कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का क्या उदाहरण है? इसका उदाहरण है विद्यार्थी गणितीय आकृतियां बना सकेंगे। इसमें शारीरिक क्रिया और मानसिक ज्ञान का समन्वय शामिल है। अब एक और प्रश्न का प्रकार। प्रश्न संख्या 54। निजी क्षेत्र के उद्योग के 2 उदाहरण दीजिए। यह प्रश्न किस उद्देश्य पर आधारित है? ये प्रश्न अवबोध या अंडरस्टैंडिंग पर आधारित है, क्योंकि उदाहरण देने के लिए विषय की समझ होना जरूरी है। बिल्कुल। और अंतर करना। प्रश्न संख्या 55। विद्यार्थी खरीफ और रबी की फसलों में अंतर कर सकेगा। यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आता है? अंतर करना भी बोध या कॉम्प्रिहेंशन के अंतर्गत आता है। अब एक और उच्च स्तरीय कौशल। प्रश्न संख्या 56। यदि कोई बालक अपने विज्ञान के प्रयोगों में गलतियों का पता लगा लेता है, तो ये कौन सा उद्देश्य है? ये मूल्यांकन का उद्देश्य है। अपनी गलतियों को पहचानना और उनका विश्लेषण करना एक बहुत ही उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक कौशल है। अगला सवाल भी इसी तरह का है। प्रश्न संख्या 57। एक अध्यापक विद्यार्थियों को दी गई संख्याओं में से पूर्ण घन संख्याएं छांटने को कहता है। ये क्रिया क्या है? ये भी अवबोधात्मक या कॉम्प्रिहेंशन स्तर का कार्य है। इसमें चयन और वर्गीकरण शामिल है। अब गणित का एक सवाल। प्रश्न संख्या 58। यदि एक समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं दी गई हैं और बालक तीसरी भुजा की गणना कर लेता है, तो यह क्या है? यह अनुप्रयोग उद्देश्य है, क्योंकि यहाँ छात्र पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र का एक नई स्थिति में प्रयोग कर रहा है। बिल्कुल। अब अवबोधात्मक उद्देश्य के कुछ और उदाहरण। प्रश्न संख्या 59। अवबोधात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण कौन सा है? अंतर करना, वर्गीकरण करना और पुष्टि करना, ये सभी अवबोध के उदाहरण हैं। और वर्णन करना। प्रश्न संख्या 60। विद्यार्थी लोकतंत्र के अर्थ का वर्णन कर पाएंगे। यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आता है? वर्णन करना भी बोधन या कॉम्प्रिहेंशन का हिस्सा है। अपने शब्दों में किसी चीज की व्याख्या करना गहरी समझ को दर्शाता है। अब कुछ बुनियादी सवाल। प्रश्न संख्या 61। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया? ये वर्गीकरण B.S. ब्लूम द्वारा 1956 में किया गया था। और एक अच्छी क्लास के लिए क्या जरूरी है? प्रश्न संख्या 62। वर्गखंड में शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? एक उचित पर्यावरण, छात्रों में जिज्ञासा और एक पारंगत शिक्षक, ये तीनों ही आवश्यक है। अब एक और सिद्धांत। प्रश्न संख्या 63। तालीम का ज्ञानात्मक सिद्धांत या कॉग्निटिव थ्योरी किसने प्रतिपादित किया? ये सिद्धांत N.L. गेज ने प्रतिपादित किया था। और शिक्षण के स्तर कौन-कौन से हैं? प्रश्न संख्या 64। निम्न में से कौन सा तालीम शिक्षण का स्तर नहीं है? असमानता स्तर जैसा कोई शिक्षण स्तर नहीं है। 3 मुख्य स्तर हैं: स्मृति, बोध और चिंतनशील स्तर। बिल्कुल। अब शिक्षण शैली पर एक सवाल। प्रश्न संख्या 65। सत्तावादी स्तर पर तालीम कैसी होती है? यह अध्यापक केंद्रित होती है।
इसमें सारा नियंत्रण शिक्षक के हाथ में होता है। और अध्यापन का सबसे अच्छा परिणाम क्या है? प्रश्न संख्या 66। अध्यापन का सर्वश्रेष्ठ परिणाम क्या है? विद्यार्थियों के व्यवहार में इच्छित दिशा में सकारात्मक बदलाव लाना ही शिक्षण का सबसे अच्छा परिणाम है। और प्रभावी शिक्षण के मानक क्या हैं? प्रश्न संख्या 67। प्रभावी शिक्षण के मानक क्या हैं? भाषा का विकास और चुनौतीपूर्ण गतिविधियां, ये दोनों ही इसके मानक हैं। अब व्यवहार के पहलुओं पर एक सवाल। प्रश्न संख्या 68। व्यवहार का क्रियात्मक पहलू किस डोमेन में आता है? यह अधिगम के मनोचालक या साइकोमोटर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसे डूइंग एस्पेक्ट भी कहते हैं। अब हम शिक्षण विधियों पर कुछ सवाल देखेंगे। प्रश्न संख्या 69। कौन सी शिक्षण विधि अधिगम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सबसे उपयुक्त है? समस्या समाधान विधि या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड सबसे उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि ये छात्र केंद्रित है। लेकिन लेक्चर मेथड का भी अपना स्थान है। प्रश्न संख्या 70। व्याख्यान विधि का सफलतापूर्वक उपयोग कहाँ किया जा सकता है? इसका उपयोग तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करने के लिए किया जा सकता है, खासतौर पर उच्च कक्षाओं में। अब एक और कौशल की बात। प्रश्न संख्या 71। किसी अवलोकन या सिद्धांत को सरल अवधारणाओं में तोड़ने की गतिविधि क्या है? इसे विश्लेषण या एनालिसिस कहते हैं। किसी बड़ी समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर समझना। और जब छात्र खुद सवाल पूछते हैं। प्रश्न संख्या 72। वह शिक्षण जिसमें छात्रों को प्रश्नों की श्रृंखला का जवाब देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, क्या कहलाता है? इसे पूछताछ उपागम या इंक्वायरी अप्रोच कहते हैं। इसमें शिक्षक छात्रों को जवाब खोजने के लिए प्रेरित करता है। फिर से व्याख्यान विधि पर एक सवाल। प्रश्न संख्या 73। व्याख्यान विधि की क्या विशेषताएं? इसकी दो मुख्य विशेषताएं हैं। अध्यापक निर्देश देता है और छात्र सुनकर सीखते हैं। ये एक तरह से वन वे कम्युनिकेशन है। और प्रोजेक्ट मेथड के क्या फायदे हैं? प्रश्न संख्या 74। प्रोजेक्ट विधि के क्या लाभ हैं? इसके दो बड़े लाभ हैं। इसमें रटने की जरूरत नहीं होती और ये विद्यार्थियों को भविष्य के जीवन के लिए तैयार करती है। यह करके सीखने का एक बहुत बेहतरीन तरीका है। अगला सवाल है, एक बच्चे का अध्ययन कैसे करें? प्रश्न संख्या 75। एक बच्चे का अध्ययन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? उसे खेलते हुए देखना सबसे अच्छा अनौपचारिक तरीका है। खेल के दौरान बच्चा अपना स्वाभाविक व्यवहार दिखाता है। अब समाजशास्त्र से जुड़ा एक सवाल। प्रश्न संख्या 76। एक व्यक्ति की क्रियाओं का एक समुच्चय जो उसके पद से जुड़ा हो, क्या कहलाता है? इसे भूमिका या रोल कहते हैं। जैसे एक शिक्षक की भूमिका पढ़ाना है। अगला सवाल तर्कशास्त्र से है। प्रश्न संख्या 77। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन नकारात्मक विश्लेषणात्मक प्रस्ताव विरोधाभासी होते हैं, तर्कशास्त्र के अनुसार सही है। अब जिज्ञासा पर एक सवाल। प्रश्न संख्या 78। जिज्ञासा से कई प्रश्न उठाने की क्षमता को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? इसे अन्वेषणाशीलता या एक्सप्लोरेशन कहते हैं। यह नई चीजों को खोजने की गहरी इच्छा है। अब एक बहुत ही लोकप्रिय तकनीक ब्रेनस्टॉर्मिंग पर। प्रश्न संख्या 79। ब्रेनस्टॉर्मिंग तकनीक के अनुसार कौन सा एक सिद्धांत नहीं है? ब्रेनस्टॉर्मिंग का एक मुख्य सिद्धांत है कि जब विचार दिए जा रहे हों तो आलोचना निषिद्ध है। हर विचार का स्वागत किया जाता है। बिल्कुल। क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। प्रश्न संख्या 80। आगंतुकों को कक्षा में आमंत्रित करना कौन सी गतिविधि है? ये प्रामाणिक स्थितियों का निर्माण करना है। इससे बच्चों को वास्तविक दुनिया के लोगों से सीखने का मौका मिलता है। अब प्रोजेक्ट विधि के जनक पर एक सवाल। प्रश्न संख्या 81। किसने कहा था कि एक परियोजना एक सामाजिक वातावरण में आगे बढ़ने वाली एक संपूर्ण उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है? यह कथन प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक डॉक्टर विलियम हर्ड किलपैट्रिक का है। और एक प्रभावी शिक्षण विधि में क्या क्या गुण होने चाहिए? प्रश्न संख्या 82। एक प्रभावी शिक्षण और सीखने की विधि की क्या विशेषताएं हैं? यह छात्रों की मानसिक क्षमता से मेल खानी चाहिए और उनमें आलोचनात्मक सोच विकसित करनी चाहिए। अब गणित शिक्षण की विधियों पर। प्रश्न संख्या 83। कौन सी विधि समस्या का प्रमाण प्रदान करती है? संश्लेषणात्मक विधि या सिंथेटिक मेथड प्रमाण प्रदान करती है। यह ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ती है। और ह्यूरिस्टिक विधि का दूसरा नाम क्या है? प्रश्न संख्या 84। शिक्षण की किस पद्धति को ह्यूरिस्टिक विधि के रूप में भी जाना जाता है? डिस्कवरी विधि को ह्यूरिस्टिक विधि भी कहते हैं,
ह्यूरिस्टिक का मतलब ये है मैं स्वयं खोज करता हूँ। अब छात्र के व्यवहार पर प्रश्न संख्या 85। जब कोई छात्र सकारात्मक व्यवहार का अनुकरण करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को उसे पहचानना चाहिए और मौखिक प्रशंसा करनी चाहिए। ये सकारात्मक पुनर्बलन का काम करता है। बिल्कुल। अब प्रदर्शन विधि के लाभ, प्रश्न संख्या 86। प्रदर्शन विधि या डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के क्या लाभ हैं? यह छात्रों की रुचि बनाए रखती है, व्याकुलता कम करती है और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देती है। और इस विधि में शिक्षक की भूमिका क्या है? प्रश्न संख्या 87। समस्या समाधान पद्धति में शिक्षक की भूमिका क्या है? इसमें शिक्षक की भूमिका एक सुविधादाता या फैसिलिटेटर की होती है। वह छात्रों को समाधान खोजने में मदद करता है। फिर से बच्चों के काम के प्रदर्शन पर प्रश्न संख्या 88। बच्चों के काम को प्रदर्शित करते समय शिक्षक को किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए? काम बच्चों की आंखों के स्तर पर होना चाहिए और उसका टाइटल बड़ा और आकर्षक होना चाहिए। अगला सवाल प्रमाण की खोज पर है। प्रश्न संख्या 89। किस विधि को प्रमाण की खोज का साधन माना जाता है? विश्लेषणात्मक या एनालिटिक विधि को प्रमाण की खोज का साधन माना जाता है। और संश्लेषणात्मक विधि, प्रश्न संख्या 90। किस पद्धति में हम यह साबित करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि क्या आवश्यक है? यह संश्लेषणात्मक विधि में होता है। इसमें हम ज्ञात तथ्यों से शुरू करके आवश्यक निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। अब समस्या समाधान के चरणों पर प्रश्न संख्या 91। शिक्षण की समस्या समाधान पद्धति के सही चरण कौन से हैं? सही क्रम है सबसे पहले समस्या को पहचानना, फिर परिकल्पना का निर्माण और अंत में उसका मूल्यांकन करना। और इस प्रक्रिया में कौन से कदम शामिल हैं? प्रश्न संख्या 92। समस्या समाधान पद्धति में कौन से कदम शामिल हैं? इसमें समस्या का विश्लेषण करना, संबंधों को खोजना और फिर परिकल्पना का परीक्षण करना शामिल है। अब प्रदर्शन विधि पर एक और सवाल, प्रश्न संख्या 93। प्रदर्शन विधि का इस्तेमाल करते समय एक शिक्षक को क्या ध्यान रखना चाहिए? शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रदर्शन सरल हो और छात्रों के मानसिक स्तर के अनुसार हो। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग के डेवलपर के बारे में प्रश्न संख्या 94। ब्रेनस्टॉर्मिंग की तकनीक किसने विकसित की? यह तकनीक एलेक्स ऑसबॉर्न ने विकसित की थी। और क्लास में पूछताछ कैसे बढ़ाएं? प्रश्न संख्या 95। कक्षा में बच्चों के बीच पूछताछ कौशल बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? सही उत्तरों पर चर्चा करानी चाहिए और बच्चों को सवाल पूछने के लिए लगातार प्रोत्साहित करना चाहिए। और बच्चों को संकेत देना किस भूमिका का हिस्सा है? प्रश्न संख्या 96। विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करने के लिए बच्चों को संकेत देना शिक्षक की किस भूमिका का हिस्सा है? यह संवादमूलक या इंटरैक्टिव भूमिका का हिस्सा है, जहां शिक्षक छात्रों को निर्देश देता है। अगला सवाल, प्रश्न संख्या 97। शिक्षण की प्रदर्शन विधि एक कैसी विधि है? ये एक शिक्षक केंद्रित विधि है। इसमें शिक्षक सक्रिय रहता है और छात्र अवलोकन करते हैं। और आखिरी कुछ सवाल, प्रश्न संख्या 98। डिस्कवरी लर्निंग की उत्पत्ति का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका श्रेय जेरोम ब्रूनर को दिया जाता है। उन्होंने सीखने में खोज के महत्व पर जोर दिया। बहुत खूब। हमने लगभग 100 सवालों की एक शानदार और तेज समीक्षा पूरी की है। हाँ, और याद रखिए, निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। अपनी मेहनत पर विश्वास रखें, आप जरूर सफल होंगे। इस विशेष सत्र से जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।